कि हम कल के क्लास में बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके थे, ठीक है, नॉन स्टॉप पढ़ाया था तो बहुत सारा टॉपिक कवर हो गया था, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा रिवाइज करवा दिया आपके अकॉर्डिंग। जिन्होंने नहीं पढ़ा या लास्ट मोमेंट रिवीजन चाहिए तो मैक्सिमम 6-7 टॉपिक एक एक वीडियो में रह रहा है, एक बार जरूर सीटेट और ओस्टेट से पहले देख के जाना, क्लियर करके जाओ। मुझे तो जितना लगता है कॉन्फिडेंट हो जाओगे सीडीपी पोर्शन में, बिकॉज सीडीपी आपके कोर्स कंटेंट से भी आपको धीरे धीरे इजी लगेगा, तो वो इजी लगेगा मतलब उसको कंप्लीट करना है। ओके, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डन। डिबेट्स भी पढ़ लिया, हेरिडिटी एनवायरनमेंट पहले ही बता चुकी हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंस कल बता दिया था थोड़ा बहुत, 2 टाइप के इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, इंट्रा एंड इंटर। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कल हो गया था, एंड ये शायद 3 to 4 टाइम्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। एंड ये जो देखो कैरेक्टर का लिस्ट बना दी हूँ, ये लिस्ट को एक बार देख के जाना फिर से, ठीक है। लेव-वाइगोट्स्की का कंसेप्ट भी हो गया है। फिर आपका मोरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोलबर्ग का आपका हो चुका है, ओवर है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन तक कल हमने कंप्लीट किया था, और आज का टॉपिक आता है, पहला टॉपिक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन कोई भी सिलेबस में गिवन नहीं है, मतलब ना ही ये फर्स्ट ईयर का है ना ही ये सेकंड ईयर बच्चों का है, बट इससे क्वेश्चन आएगा, ओस्टेट में भी आएगा, सीटेट में भी आएगा, एंड आपके ओटेट में भी आएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, मतलब आज के टाइम पे अगर G20 का नाम आ रहा है, आज के टाइम पे अगर आपका NP 2020 का नाम आ रहा है, सो इट इज़ ड्यू टू द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील शिक्षा, जिससे सबका डेवलपमेंट हो सके और हम आगे बढ़ सके। तो कौन से पर्सन हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताए थे? मैं जस्ट आपको स्टोरी जैसे ही बताती हूँ ताकि आप रिमेंबर कर सको। आई एम नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ लेक्चरिंग मैथड। लेक्चर देने से ना क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है और हम माइंड से निकाल देते हैं, तो आप ना स्टोरी जैसा क्यूरियस होके सुनो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मैम ने किसका नाम बोला था? तो याद रखना, जॉन डीवे का नाम बोला था, जॉन डीवे, जॉन डीवे, ठीक है। अच्छा, जॉन डीवे ने कौन से टाइप का एजुकेशन सिस्टम को निकाला था? बाइपोलर और ट्राइपोलर? एनीवन? बाइपोलर और ट्राइपोलर? बाइपोलर। मुझे तो लग रहा है कि बाइपोलर जॉन एडम्स ने निकाला था। अब बोलो कौन सा रह गया? कल के क्लास में भी इसको करवाया गया है, जॉन डीवे ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर। वेरी गुड, ट्राइपोलर। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, ध्यान से सुनिए। जॉन एडम्स ने, और एडम लिख लेना बस, एडम्स ने क्या निकाला? बाइपोलर। जॉन डीवे ने क्या निकाला? ट्राइपोलर। अभी जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम ट्राइपोलर बोलेंगे, बिकॉज वी यूजिंग आवर करिकुलम एंड वी यूजिंग ये सेकंड मीडिया। देखो मीडियम क्या यूज किया? मोबाइल फोन और लैपटॉप। सो वी आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट सेवा, ठीक है। सो हम अगर इसके द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं और हम पढ़ाई को कंटिन्यू करें, दैट मीन्स दिस इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में जॉन डीवे ने और एक कंसेप्ट निकाल दिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, प्रगतिशील शिक्षा का। तो ये जॉन डीवे कौन है? अमेरिकन फिलोसॉफर है, अमेरिकन फिलोसॉफर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देता है, अच्छे से सुनना। एग्जाम में क्या होगा, ये 3 पॉइंट्स गिवन हो जाएंगे और उसमें लिखा जाएगा कि जॉन डीवे ने, चौथा और एक कुछ दिया जाएगा, बोलेगा कि जॉन डीवे ने इनमें से कौन से पॉइंट को, कौन से ऑप्शन को नहीं दिया था, नॉट गिवन बाय जॉन डीवे, व्हिच ऑप्शन इज नॉट गिवन बाय जॉन डीवे। तो ऐसा आपको आएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट पॉइंट है, emphasizes to enhance skills and understanding of the learners by engaging with the content and experience। जो बच्चे हैं ना, बच्चों को क्या चाहिए, क्या देना चाहिए हमें? स्किल्स, कौशल सिखाओ, बच्चों को कौशल सिखाओ, स्किल्स मतलब स्किल सिखाओ, एंड बच्चों को कंटेंट के साथ जोड़ो। दिस इज माई कंटेंट, तो बच्चों को इसके साथ जोड़ने के लिए क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। अगर स्किल्स के थ्रू बच्चा जुड़ गया और उसे कर रहा है, दैट मीन्स उसका प्रोग्रेस हो जाएगा, एंड वो क्या गेन करेगा? एक्सपीरियंस गेन करेगा, वो बच्चा एक्सपीरियंस गेन करेगा, ठीक है। जैसे आपको कोई काम में मैंने जुड़वा दिया, कैसे? सपोज आपको पढ़ने अच्छा नहीं लगता, बट मैं ना धीरे 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 आपको कंटेंट के साथ जोड़ रही हूँ, तो इससे आपका क्या हुआ? स्किल डेवलपमेंट हुआ और आप उसका एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो। तो पहला प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? जिसका एक्सपीरियंस आपके पास रहता है, जो स्किल आप सीख जाते हो। नेक्स्ट,
प्रोमोट्स लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब बच्चा खुद से परफॉर्म करेगा, बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, खुद से परफॉर्म करेगा। टू मेक चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्टिव टू यूज देयर नॉलेज एंड टैलेंट इफेक्टिवली। बच्चा अगर प्रतिभा प्रतिभाशाली हो जाए, तो प्रतिभाशाली का मतलब क्या है? बच्चा खुद से कर सकता है, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, या ज्ञानी होगा, और खुद से करते हुए वो आत्मनिर्भर होगा, वो खुद से कुछ नए नए चीज़ें बना पाएगा, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जब हम किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ensure the active participation of students by working in a group and applying practical knowledge to complete an activity। देखो, active participation, now you are an active participation। आप किस में हो? आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, जो कि कौन सा एक्टिविटी में पार्ट कर रहा है? आप स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो यू आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दिस कंटेंट। इस काम का, इस सेशन का आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हैं, और पूरा शिद्दत से काम कर रहे हो, एफर्ट लगा के काम कर रहे हो, सो आप ग्रुप में काम करोगे, आप प्रैक्टिकल नॉलेज को कैरी करोगे, और आपका काम को कंप्लीट करोगे अपने एक्टिविटी के थ्रू। तो पहला पॉइंट क्या बोला गया? स्किल एंड बच्चे को कंटेंट के साथ जोड़ना है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा और उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्ञानी होगा। और नेक्स्ट क्या बोला गया? एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो ये 3 वर्ड याद रखना, स्किल एंड एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखना, इसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अभी फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फीचर क्या है? फीचर बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, ऐसा हो सकता है। हम अगर स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद से पढ़ रहे हो, नॉलेजेबल बन रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये अल्टीमेटली किसको हेल्प करेगा? सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी को। तो ये एजुकेशन, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, वो समाज एवं लोकतंत्र के लिए होता है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा होता है। तो ऐसा एजुकेशन सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी के लिए होता है, जो अगर आप एजुकेट रहेंगे तो आपके पास लोग आएंगे, आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, और प्लस आप नॉलेजेबल हो, सो दैट अपने नॉलेज से आप कोई भी डिसीजन प्रॉपरली ले सकते हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग भी करेंगे। ठीक है, 2 वर्ड है, अच्छे से समझ लो। कोलैबोरेटिव को बोलते हैं सहयोग, सहयोगात्मक, एंड कोऑपरेटिव को बोलते हैं सहकारी। आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो सहकारी हैं आप। ठीक है, आपसे मैं कुछ सीख गई, अपने काम को आगे लेके गई, तो ये सहकारी है और कोऑपरेटिव है। कोलैबोरेटिव क्या है? दोनों मिलके काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, मिलके काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा दोनों के लिए आएगा, दैट इज द कोलैबोरेटिव। देखो, लर्निंग एज अपोज टू रोट नॉलेज। देखो, रटने वाले ज्ञान के विपरीत सीखना प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलता है। लाइफ को कभी स्टॉप नहीं करना है। एवरी टाइम यू वांट टू योरसेल्फ जस्ट लाइक रेडिएंट पर्सन, आपको एक चमकता हुआ बनना है, कुछ चीज़, ऐसा चीज़ जो अपने रेडिएंट रेज से सबको चमका सके, एंड वो ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करे जिससे आपको कुछ और चीज़ों को रटना ना पड़े। रटना नहीं है, आपको सीखना है। तो कोई भी अगर आपको बोलता है ना बीएड क्या है, तो बीएड होता है सीखने का काम। कोई भी स्टडी कैसा होता है? सीखने का होता है। वो कोई रोट लर्निंग, रट्टा मार नहीं है। कहीं पे भी रोट लिखा जाए तो रोट याद रखना, रोट मतलब रट्टा मार, और इसको नेगेटिव वर्ड बोला जाता है। दिस इज ए नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। चलो, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल, हम ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे थे? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब ऐसा शिक्षा जो आपको आजीवन याद रहे, पूरे जीवन में याद रहेगा, और पूरा जीवन जो लर्निंग चलता रहेगा। सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, और समाज में चलने के लिए जो शिक्षा चाहिए, वैसा चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड करिकुलम फोकस्ड ऑन थीमेटिक यूनिट्स। देखो, हम जब इंटीग्रेटेड बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड मतलब 2 जैसे कोर्सेज को एक साथ पढ़ना, जैसे बीएससी बीएड और बीए बीएड, तो 2 डिफरेंट कोर्स को एट ए टाइम एक जगह पढ़ना, तो करिकुलम भी वैसा ही बन गया ना, इंटीग्रेटेड करिकुलम हो गया। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम जब होता है तो उन सब्जेक्ट्स को
हम क्या करते, किसके बेसिस पे पढ़ते, थीम के बेसिस पे पढ़ते, थीमेटिक यूनिट्स के थ्रू पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आप ऐसा स्टडी करें जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, मतलब आपके पास कैपेसिटी आए, आप खुद के प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान दे सको, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पे आप अपना सोच को बड़ा करेंगे, अपना सोच को और ज़्यादा गहराई से सोचोगे, डेप्थ के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है, जहाँ पे आलोचना ज़्यादा होता है, आलोचनात्मक होता है ये। नेक्स्ट, किस पे फोकस नहीं करना है, बिकॉज वर्ड है डी एम्फसाइज। जब हम ज़्यादा बुकिश होते हैं, मतलब किताबों से ज्ञान लेना चाहते हैं, बट किताबों को मतलब समझ लेते हैं कि वो उसमें जो लिखा है सब सही है और उतना ही पढ़ने से हमें ज्ञान मिल जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि किताबें जो नॉलेज देती हैं, तो कोई एक पर्सन का मतलब वो होता है ना, नॉलेज होता है, मतलब मैंने जो सीखा मैंने अपनी किताब में लिख दिया, आप उसको पढ़ लो और सीखो। बट उसी चीज़ को आधार बन के एविडेंस के साथ प्रूव करते जाएं तो गलत होगा, क्योंकि सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है। इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के टेक्स्ट बुक पे, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन ने बोला टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा फोकस मत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो मल्टीपल रिसोर्सेस में, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे रिसोर्सेस मिले। जैसे आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्स से पढ़ो, ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ सकते हो, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स मिल जाएंगे, और डिफरेंट ब्रांच के भी बुक्स आप पढ़ो इंटरलिंक्ड करके, ताकि आपका नॉलेज ब्रॉडर हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, क्या हम क्लियर में है? तो 7 to 8 आवर्स भी अगर पढ़ सकते हो आज के टाइम पीरियड में भी, बीएड करते हुए भी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब आप लोग अच्छे से अच्छे जगह पे जॉब ले लोगे, हाई स्कूल्स में कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई ना हो के पढ़ने का शुरू करो। ये पढ़ाने का मतलब क्या होता है पता है? बीएड ऐसा चीज़ है, उसे नॉलेज लेना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग हमें सीखना चाहिए कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम अपने लाइफ में भी यूज़ करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगर करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी करेंगे, सो हमें उस बेसिस पर पढ़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, स्टडी मटेरियल कहाँ से ढूंढे, रिसोर्स कैसे ढूंढे, किसी एक चीज़ पे मत अटक जाओ, उसको बार बार करते हुए अपने वे से कुछ इनोवेटिव बनाओ, तब आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। ठीक है, कभी नहीं कटेंगे। ये भी हो सकता है, मतलब होता है ना कि बैक पेपर्स आ जाते हैं, तो बैक पेपर्स आना अलग चीज़ है, बट थॉरोली पढ़ के फिर बैक पेपर आए तो ये तो यूनिवर्सिटी का गलती होगा। बट मैं थॉरोली नहीं पढ़ूँ, मैंने फोकस नहीं किया है, लास्ट पॉइंट पे मैंने एक पेपर छोड़ दिया है, प्रिपेयर नहीं किया, ऑब्वियसली मेरा बैक पेपर्स लग सकता है, वो तो रीपे करना ही पड़ेगा ना हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। आज बहुत सारे टॉपिक्स को बता दिया है क्या क्या आता है नहीं आता है, तो उस सारी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना शुरू करो। हर दिन ज़्यादा नहीं, 2 टॉपिक पढ़ना। जो बच्चे न्यू हैं, थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो लग पढ़ना है, बट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आप लोग एवरी डे 2 से 3 टॉपिक पढ़ो, मतलब अपने कोर सब्जेक्ट्स में भी और पेडागोजी का भी, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने आपको आइडियाज़ लेने हैं यूट्यूब से ढूंढो, ना ही आप मतलब सिर्फ बुकिश बन जाओ, आप ढूंढो अपने रिसोर्स एरियाज से। जैसे आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बीएड के एंट्रांस बुक्स भी खरीद सकते हो। बोलोगे मैम हम तो बीएड में है, फिर बीएड के एंट्रांस बुक्स क्यों खरीदे? अरे क्वेश्चन का पता चलेगा, क्वेश्चन पता चलेगा, प्रिपेयर करो, कहीं से भी करो चलेगा। ठीक है, आपको ये में भी मिल जाएंगे, वेबसाइट्स में भी बहुत सारे बीएड के क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से करो, क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखना ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे भी हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिएटिविटी। सो अनदर टॉपिक इज क्रिएटिविटी। ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस टॉपिक पे, बिकॉज छोटा सा पार्ट है। क्रिएटिविटी यहाँ पे कितने पेज का है? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ 2 पेज का दिया है, बस 2 पेजेस का है। चलो, सो क्रिएटिविटी इज द फेनोमेनन वेयर बाय इमेजिनेटिव एंड ओरिजिनल आइडियाज आर टर्न्ड इनटू रियलिटी। बस पहला लाइन अच्छे से याद रखो। पहले, ये एक फेनोमेनन है, या फिर बोल सकते हो मतलब ऐसा विचार है जहाँ पे हम इमेजिनेटिव, मतलब हम क्या करते हैं, काल्पनिक अवस्था में चल जाते हैं, कल्पना करते हैं, और ओरिजिनल आइडियाज़ को, जो भी कल्पना किया, इमेजिनेटिव, मैंने आज इमेजिन किया मुझे लाइफ में ऐसा बनना है, और उसको पूरा करने के लिए ओरिजिनल आइडियाज़ भी निकालना कि मैं ऐसा पढ़ूंगी, ऐसा टाइम टेबल है, मुझे यहाँ करना है काम, फिर इसके बाद ये करना है। मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर दिया, ओरिजिनल आइडियाज़ भी बना लिया।
जब ये दोनों के ऊपर मैंने काम किया तो वो रियलिटी में खड़ा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। हमने क्रिएटिव क्या किया, किस चीज़ों पे ज़्यादा काम किया। सो इट इज़ ए कॉग्निटिव एबिलिटी, ये भी एक कॉग्निटिव एबिलिटी है टू प्रोड्यूस समथिंग नोबल बाय ऑफरिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव। ये मतलब हम पूरा नया है, नया पर्सपेक्टिव देता है, उत्पन्न करता है आइडियाज़ को, और इसमें कोई पुराना नहीं है। जैसे आपने कोई अपना वर्क किया है, हाथ का काम करते हो, क्राफ्ट वर्क किया, या फिर उलन का वर्क किया, या खाना बनाना, कुछ नया आइटम ट्राई किया, या कुछ भी नया चीज़ किया, खुद से किया, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। जब आपका इमेजिनेशन को आप ट्रू सेंस में यूज करते हो तो उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। चलो, क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। अब सुनो एक चीज, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में क्या बोला था, दो टाइप के थिंकिंग होते हैं। आपका जो चिंतन प्रक्रिया है ये दो तरह का होता है। चिंतन तो जानते हो ना, थिंकिंग, सोचना, चिंता करना, किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके आइडिया लगाना। अब सोचो आपके पास एक प्रॉब्लम है और उसके ना बहुत सारे सल्यूशन हैं, बहुत सारे सल्यूशन है, एक प्रॉब्लम बहुत सारे सल्यूशन। तो ये कौन सा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब ये होता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट है। बट एक मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक सल्यूशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और एक सल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। कैसे रिमेंबर करोगे बताओ। अच्छा, लोरियल पेरिस का एडवर्टाइजमेंट देखा है, देखा है ना। तो ऐसे राय क्या बोलते हैं, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। कौन सा हो जाएगा बताओ अब, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, 5 से 1 में आना है, कौन सा होगा, और एक बार बोलो, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होगा। मैंने अगर बोला एक प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशन, 1 प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो हो जाएगा डाइवर्जेंट। मतलब आपके आइडियाज दौड़ना, बोला ना, अरे मेरा ना सिचुएशन बहुत खराब है, सिचुएशन खराब है तो सारे दोस्तों को बोला गया, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे आइडियाज निकाल दिए, तो सिचुएशन खराब था उसके लिए इतने आइडियाज आए, तो वो हो गए डाइवर्जेंट। बट जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बट सोल्यूशन एक ही है, घर जाना है, कोई भी रास्ते से जाओ घर ही पहुंचना है, तब वो कन्वर्जेंट है, याद रखना। तो जो क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं वो एक चीज से बहुत सारे आइडियाज निकाल सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी चिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो मैम बोलो कि कन्वर्जेंट को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी चिंतन बोलते हैं, अपसारी अभिसारी। सो जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो ऑलवेज डाइवर्जेंट सोल्यूशन निकालता है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकालता है बस एक प्रॉब्लम का, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। हो गया। नेक्स्ट, ये वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय मोर देन वन अप्रोच। देखो यही लाइन अभी बोला ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा, बहुत सारे उपाय रहेंगे, बहुत सारे तरीका रहेगा, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। एन एक्ट ऑफ वर्किंग विथ ओपन एंडेड क्वेश्चन, पता है जब आप किसी भी पर्सन का जेन्युइन थिंग चेक नहीं करना चाहते, इनजेन्युइनिटी होता है, मतलब उसको जितना चाहे लिखना है, अपने आइडियाज़ को दिखाना है, आपको लिख के बहुत बड़े बड़े चीज़ें दिखाने हैं, तो आप ऐसे टाइप क्वेश्चन का यूज़ करते हो या लॉन्ग आंसर टाइप का यूज़ करते हो, राइट। तो उसके लिए जो क्वेश्चन रहता है वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो मैंने ये आपको बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, और जस्ट लाइक कॉलम मैचिंग, एक एक वर्ड वाला आंसर क्या होगा, एक एक वर्ड वाला। जब आपका आंसर एक लाइन से ज़्यादा हो जाए और एक पेज, 2 पेज, 3 पेज का हो जाए, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाता है, एंड उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी एंड इंजीनियरिटी रहता है, मतलब जेन्युइन आइडिया आप नहीं देते हो। जब आप ऐसे लिखते हो हर एक चीज़ का एविडेंस उसमें गिवन नहीं होता है, बट जब एक शॉर्ट क्वेश्चन देते हो तो 2 लाइन ही लिखो या एक वर्ड, एक लाइन ही लिखो, वो ट्रू सेंस में होना चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट में चलो, क्रिएटिव थिंकिंग में ये प्रोसेस विच इंक्लूड ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो क्रिएटिविटी में क्या क्या यूज होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इमेजिनेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्रिएटिव प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार मंथन, मैंने इसको बोला था दिमाग में आइडियाज का तूफान। एक पर्सन को रूम में बैठा दो
उसको एक टॉपिक दे दो एंड छोड़ दो, तो उसके पास ना बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ऐसे ही हम जीडी में करते हैं जब बच्चों को एक जगह बिठा दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचार मंथन, इमेजिनेशन कल्पना, कल्पना में रहना, ड्रीमिंग करना कोई चीज़ों को। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स से बाहर बोला गया है, एक्चुअली इसका मतलब होता है अपने जोन से हटके कुछ सोचना। बोलता है ना तुम्हारा आज का डांस हटके था, आज का खाना कुछ हटके था। तुम जेन्युइन जैसा रहते हो एवरी डे उस तरह का ना रह के अगर अलग कुछ सोचो, अलग कुछ करो, अलग कुछ बनो, तो दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। नेक्स्ट, द एबिलिटी पोजेसेस बाय द पीपल। क्या है पोजेसेस बाय द पीपल? क्रिएटिव, परसिस्टेंट, इमेजिनेटिव। जो लोगों के पास ये कैरेक्टर रहता है, जैसे कि वो लोग क्रिएटिव होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं मतलब दृढ़ होते हैं, और कल्पनाशील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और कुछ ऐसा कर दूं क्या तब ये इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, कुछ ऐसा कर दूं क्या उस प्रश्न का हल निकल जाएगा, ऐसा होता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, एक क्रिएटिव बच्चा क्या होगा? परसीव रिलेशनशिप बिटवीन इम्पॉसिबल थिंग, मतलब जहाँ पे हमारा सोच खत्म हो जाता है वहाँ पे क्रिएटिव पर्सन अपना सोच आरंभ करते हैं, तो वो इम्पॉसिबल चीज़ों में भी ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या रिलेशन बन सकता है। जल्दी से सोच लेते हैं, थिंक क्विकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ए नोवेल वे, अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का। कन्वर्ट इमेजिनेटिव एंड ओरिजिनल आइडिया इनटू रियलिटी, ये ऊपर ही पढ़ा था कि इमेजिनेटिव आइडिया मतलब कल्पनाशील जो आइडिया है और ओरिजिनल आइडिया है जो वास्तविक उपाय में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के। ट्राई न्यू थिंग्स एंड रिस्क फेल्योर इन एग्जीक्यूटिंग इनोवेटिव आइडियाज। देखो जब हम कुछ आजमाते हैं ना, मतलब मुझे अभी कुछ नया करना है, तो ऑब्वियस है मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि गलती कर रही हूँ मतलब करना छोड़ दूँ, गलती कर रही हूँ मतलब नया कुछ बनाना छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ट्राई न्यू थिंग, हमेशा कुछ नया सोचो, नया करो। रिस्क फेल्यूर इन एग्जीक्यूटिंग इनोवेटिव आइडियाज, जो रिस्क फेल्यूर है मतलब अगर रिस्क लोगे तो फेल्यूर भी रहोगे, तो अगर वैसा आइडिया है फिर भी आप सफल ना हो फिर भी आगे बढ़ो। यूज डाइवर्जेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन में अपने जोन से हटकर कुछ सोचना और एक प्रॉब्लम का बहुत सारे अप्रोचेस और बहुत सारे वेज से उसको सॉल्व करना, ये होता है एक बच्चे का मतलब क्रिएटिव बच्चे होने का कैरेक्टर। एलिमेंट देखो क्या क्या है, देखो यहाँ पे नॉर्मली 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है जो क्रिएटिव थिंकिंग में आता है। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलाब्रेशन। FFOE, तो इसको बोलते हैं F²OE, F²OE। तो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलाब्रेशन। प्रभावशीलता, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार। ठीक है, फ्लुएंसी क्या होना चाहिए? सो एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ फिगरल इमेजेस एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। अभी देखो जो पर्सन क्रिएटिव होता है ना, अगर आपने कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखा हुआ था याद करके और आप भूल गए हैं, तो एक क्रिएटिव पर्सन क्या करता है, फटाफट अपने सारे आइडियाज़ को लगा के, फिगरल आइडियाज़ बना के उसी सोच को रिट्राइव मतलब फिर से वापस ला सकता है अपने दिमाग में। फिर इट रेफर्स टू हाउ रैपिडली द पर्सन कम अप विद आइडियाज। क्रिएटिव पर्सन कौन है, कैसे पहचानोगे? कितना जल्दी वो आइडियाज के साथ आता है, नए नए आइडियाज हमेशा लेके आता है, ये होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब क्या है? जहाँ पे कोई अटकता ना हो या फिर कंटिन्यूएशन हो, मैं जो भी बोल रही हूँ फ्लो में हो, उसको बोलते हैं फ्लो, जिसमें है वो फ्लुएंसी होता है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी इन ओडिया, हिंदी, जो भी लैंग्वेज है। अब पॉइंट ये समझ गए ना, जो आइडियाज रैपिडली आते जाए आपके माइंड में, क्विकली आप उस चीज़ों को समझो और आंसर देते जाओ, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? लचीलापन बोला गया है। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज वेराइटी ऑफ आइडियाज। देखो जब हम एक से ज़्यादा काम कम समय में कर सकते हैं उसको लचीलापन कहा जाता है। मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हो कि आप इतने कम समय में भी बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारे आइडियाज़ निकाल सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। The ability to transform, reinterpret, redefine information, adapt it to new uses, such as thinking of varied uses of particular object. देखो एबिलिटी टू कोई चीज़ों को परिवर्तन कर देना। मेरे पास ना कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, तो मैंने उसको ना चिली बना दिया। ठीक है, मैंने उसको बना दिया नॉर्मली, उसको रख के सुखा के फिर पॉपकॉर्न बनाने को ट्राई किया, पॉपकॉर्न। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा वो मेरा आइडिया है, बट उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर दिया, तो मतलब कॉर्न चाट बना दिया।
कॉर्न चाट बना दिया, पकोड़ा बना दिया। तो ये याद रखो कि मैंने इसको कॉर्न के रूप में नहीं लिया था, इसको मैंने एक आइडिया लिया और इससे बेसिक ये 4-5 आइटम्स बनाने का कैपेसिटी रखती हूँ, क्रिएटिविटी है मेरा। तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। एक चीज़ को परिवर्तन करना आपका काम है। अगर आप एक आइडिया को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हो, दैट मीन्स यू आर ए क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद देखो री इंटरप्रिट, मतलब देखो एक चीज़ ना बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है बट ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप में से कोई एक बच्चा क्या क्या इसको पूरा अच्छे से पढ़ा और उसके बाद फिर से मुझे एक्सप्लेन करो जैसे कि मैं उसको समझ पाऊँ। दैट इज कॉल्ड री इंटरप्रेट, मतलब री ट्रांसलेशन, रीडिफाइन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपको समझना है और क्लियर ना हो उसको रीडिफाइन करना। अडेप्ट इट टू न्यू यूजेस, देखो नए नए आइडियाज इंफॉर्मेशन सब कुछ क्यों लिया, ताकि यूजेस सच एज थिंकिंग ऑफ वेरिड यूजेस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखो हम एक चीज़ का ही बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है उसका भी बहुत सारे वेज से सोच विचार करके यूजेस कर सकते हैं। ओरिजिनलिटी, देखो नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट आइडियाज, मतलब ये बोलता है ना कि बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, बहुत सारे विचार ऐसे भी हैं जो दुर्लभ हो, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस अनकॉमन एंड यूनिक रेस्पॉन्सेस। कभी कभी क्या होता है जो आइडियाज आते हैं उनके रेस्पॉन्सेस कम मिलते हैं या अनकॉमन होता है, कॉमन नहीं होता है, इसलिए लोग उसको पहचानते भी नहीं है और समझ भी नहीं पाते। एलैबोरेशन, किसी चीज़ को विस्तार रूप से देखना। देखो आपके पास एक काम के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो मैंने सबको जोड़ लिया और एडेड किया आइडियाज़ को, डेमोन्स्ट्रेट किया सब्जेक्ट्स एबिलिटी को, तो नए नए आइडियाज़ निकल सके। एलैबोरेट किया आपके आइडियाज़ को और उससे निकाला नए नए अपने आइडियाज़। ठीक है, तो मैंने आपको नाम बोला था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, देखो नाम में ही गिवन है ब्लूम। ब्लूम नाम क्या है, ब्लूम है, तो पर्सन का नाम क्या है, ब्लूम है। तो बेंजामिन जेस्टली ब्लूम और बीजे ब्लूम होता है। ठीक है, बीजे ब्लूम, कहीं कहीं पे बीएस ब्लूम भी लिखा है, तो आप बस याद रखो बेंजामिन ब्लूम, बीबी, बिग बॉस नहीं, हाँ बीबी बेंजामिन ब्लूम, वहां पे याद करते रहोगे वरना। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है बोल सकते हो, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? वेरी गुड, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन। अब ना हम क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, शॉर्टकट बोलूं एक छोटा सा ट्रिक समझना, हाँ ठीक है। आपके फीलिंग्स जितने भी फील करते हो, इमोशन सारे अलग अलग है ना, तो उसको एक अदर क्लासिफाई कर देते हैं अदर ग्रुप में। ठीक है, आपकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप हाथ पैरों का यूज़ करेंगे या फिर आपका दिमाग के साथ हाथ पैरों का यूज़ करेंगे, मूवमेंट करेंगे, काम को परफॉर्म करेंगे, तो परफॉर्मेंस बेसिस पे और एक क्लासिफिकेशन हो गया। और जिस ग्रुप में आप सब सोचोगे, एनालिसिस करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, समझने को ट्राई करोगे और नॉलेज लेने के बाद उसको एनालिसिस किया, अप्लाई किया, ट्रांसलेट किया, फिर उसको समझ के इवैल्यूएट भी कर डाला, तो ये जो सिंथेसिस इवैल्यूएशन सब करने के बाद आपको जो मिला, तो ये है आपका कॉग्निटिव लेवल में। देखो 3 लेवल में होता है, तो क्लासिफिकेशन हमारे कितने पॉइंट्स में हो गए, यहाँ पे है। तो क्लासिफिकेशन आपको जो बोला गया, क्लासिफाई का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन और क्लासिफाई का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, तो हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। देखो कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सोच लो। 16-16 मार्क का पढ़ाई कर रहे हो एंड सेमिस्टर्स वाले आपका 15 मार्क का चल रहा है, हर एक पेडागोजी पेपर में कंफर्म आने के चांसेस हैं। ठीक है, और आपके तो आएंगे ही, थर्ड सेमेस्टर बच्चों का आएगा ही। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फर्स्ट यूनिट में प्रेजेंट है 2 क्वेश्चन। तो अब देखो कॉग्निटिव जब डोमेन आए, तो कॉग्निटिव नॉलेज, कॉग्निटिव रिलेटेड टू कौन होता है, आपको कौन से ऑर्गन है, हेड। जब इफेक्टिव मतलब फीलिंग्स का बात आए, तो हार्ट, हार्ट हार्ट बीट कर रहा है ना, हार्ट, ओके। जब मूवमेंट और एक्टिविटीज का बात आए, तो ज्यादा एक्टिविटीज में हम यूज करते हैं हैंड, हैंड। तो देखो 3H यहाँ पे यूज हुआ, हेड, हार्ट, हैंड, हेड, हार्ट, हैंड। तो 3 डोमेन है, बस इतना याद रखो अभी के लिए चाहिए, 3 डोमेन है, उसका डिटेल और एक पीडीएफ में है, पढ़ा दूंगी। बट अभी देखो 3 डोमेन में, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो सिर से संबंधित होता है और सर से संबंधित है, जो ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जिसमें रहता है कि आपको नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसके टर्म्स को, अच्छा मैंने कोई ना नाम बताया, कोई एक टॉपिक बताया,
तो टॉपिक का जानने से पहले टॉपिक के बारे में फीचर्स बता दिए, तो उस टॉपिक का पहले नाम जानना पड़ेगा, नेम और टर्मिनोलॉजी। उसके बाद कंसेप्ट को डिटेल एनालिसिस करो, उससे नॉलेज ले लो। सेकंड पॉइंट पे उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको क्लासिफाई कर डालो और उसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एविडेंसेस ढूंढ लो। ढूंढने के बाद उस चीज़ को, जितने आइडिया मैंने गेन कर लिया, अगर मुझे अच्छा लगा तो चलो भाई अभी अप्लाई करते हैं। अप्लाई तो कर दिया, अप्लाई करने के बाद उसका कुछ मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि कितना वो काम हुआ नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस के बाद जो पॉइंट आता है, चलो मेरा ना, अब मैंने जो आइडिया लगाया है, जो नॉलेज दिया, जिसको मैंने इतना अंडरस्टैंड, एनालाइज, ऑब्जर्व किया था, उसको अपना हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद सिंथेसाइज करेंगे, मतलब कुछ नया चीज़ बनाएंगे उससे। और लास्ट में जो चीज़ बन गया उसको हम माइनर एंड मेजर ग्रुप में इवालुएट करेंगे कि छोटे ग्रुप में कैसे यूज़ होगा, बड़े ग्रुप में कैसे यूज़ होगा। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है। वैसे इफेक्टिव डोमेन भी है, साइकोमोटर भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कॉग्निटिव डोमेन से, इसलिए मैं ज़्यादा बताती हूँ इसको। अफेक्टिव डोमेन याद रखो हार्ट से रिलेटेड है, मतलब ये आपके हृदय से जुड़ा हुआ रहेगा। बट एक्चुअली ना इमोशंस टोटली कंट्रोल होता है आपके ब्रेन से, नॉट बाय योर हार्ट। हार्ट बस ब्लड पंप करता है, बट आपका इमोशन सब कुछ कंट्रोल करता है ब्रेन। लास्ट वन इज द साइकोमोटर, जो कि रिलेटेड है हैंड से। ठीक है, इतना क्लियर रखो। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, पहला पॉइंट। इसको रिवाइज किया गया है 2001 में, तो दोनों का चार्ट मैं बना के दे दूंगी। माइंड मैप ऑलरेडी डन है, सो आज पहले इसको कंप्लीट कर लो, कल के क्लास में उसको देख लेंगे। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है? अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे, सबके पेडागोजी का इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट सब क्वेश्चन चल रहा है, सबके पेडागोजी का। प्लस उसके साथ थर्ड सेमेस्टर बच्चे, आपके लर्निंग असेसमेंट पेपर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। थर्ड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, इवन इफ सेकंड ईयर बच्चों का भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जहाँ पे जब ये क्लास होगा ना, और एक पीडीएफ है, बहुत बड़ा बनाया है, बट उसे ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज बन के मैंने फॉर्मेटिंग मार दिया था, है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। वो अगर मिल गया, वो नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना। सारे टॉपिक्स हैं, मतलब जितना आपके असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में रहता है, सारे टॉपिक्स हैं उसमें। ठीक है, वो लेंथी वे से है डिटेल पढ़ने के लिए। अब चलो शॉर्ट में, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, हम कंपैरिजन बेसिस में पढ़ेंगे, जल्दी याद रहेगा। असेसमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं आकलन। ठीक है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, आकलन मूल्यांकन। असेसमेंट इट इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड, देखो शॉर्ट यहाँ पे ही हो रहा है। असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया से संबंधित है, प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। बट इवैल्यूएशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको असेसमेंट कौन सा अप्रोच बोला गया? प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। इवैल्यूएशन कौन सा अप्रोच है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। That is used to identify the areas for improvement in the learning process. लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट का यूज किया जाता है। लर्निंग प्रोसेस में क्या चाहिए, कितना इंप्रूवमेंट चाहिए, कैसे करेंगे, कौन से प्रोसेस में वो इंप्रूवमेंट होगा, उसको जानने के लिए असेसमेंट होता है। इवैल्यूएशन कैसा होता है? इट इज यूज टू प्रोवाइड द ओवरऑल जजमेंट अबाउट लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। ओवरऑल जजमेंट, सो ओवरऑल जजमेंट ड्यूरिंग द सेशन करोगे या फिर लास्ट में करोगे या फिर बोथ करोगे? बताओ। ओवरऑल बोल रही हूं मैं, अच्छे से सुन के। ओवरऑल जजमेंट ड्यूरिंग द सेशन होगा या लास्ट में होगा? वेरी गुड, लास्ट में होगा। जब भी वर्ड आ जाए ना ओवरऑल, सो ओवरऑल जजमेंट का मतलब होता है ये आपका सबमेटिव असेसमेंट है। सबमेटिव असेसमेंट है जो अभी पढ़ेंगे, सबमेटिव है। अगर बोलता कि छोटे छोटे पॉइंट पे असेस करो या छोटे छोटे पॉइंट पे इवैल्यूएट करो बीच बीच में, तो वो फॉर्मेटिव हो जाता, फॉर्मेटिव हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो कट गया, आगे चलते हैं। असेसमेंट इट इज ओके, इट इज यूज टू डिटरमाइन द आउटकम्स। असेसमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, और एक बार हो जाए। असेसमेंट मैंने अभी बोला, अगर ओवरऑल जजमेंट करते हो तो वो सबमेटिव है, सबमेटिव होता है।
और अगर बीच बीच में जजमेंट करते हो, मतलब छोटे छोटे पार्ट को लेकर जजमेंट करते हो, तो वो फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव होगा, नाम में ही लिखा है फॉर्म, बनाना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कोई चीज़ को बनाते हैं। वन डे पे कोई एक पर्सन बन नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम नॉलेज लेते हैं, एवरी डे हम सीख रहे हैं। और एक टीचर गुड लर्नर होता है, गुड लिसनर होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके वो खुद में भी मॉडिफिकेशन ला रहा है, बच्चों में भी मॉडिफिकेशन ला रहा है। तो ये फॉर्मेटिव होता है। जब कहीं पे मेंशन हो ओवरऑल, एट द एंड, एट द एंड, ऐसा कुछ मेंशन हो तो उसको हम सबमेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पहला वाला पॉइंट पे चलते हैं कि असेसमेंट क्या है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द आउटकम्स। ये किस लिए यूज होता है? आउटकम्स को चेक करने के लिए। आउटकम्स को चेक करने के लिए, आउटकम्स को मतलब ये फिक्स करता है कि आउटकम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं। और परिणाम कैसा होगा, तो व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न, क्या बच्चे पढ़ेंगे, प्रोसेस कौन से वे से पढ़ेंगे, और मतलब एंड देयर अप्रोच टू द लर्निंग बिफोर। ठीक है, और बच्चा क्या सीखेगा। तो इस प्रोग्राम का काम है, और पहले क्या सीखेगा, बाद में क्या सीखेगा, और दौरान क्या सीखेगा। मतलब समझ लो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या पढ़ना है देख लिया हमने। आप कौन से वे से पढ़ोगे वो भी कर लिया हमने। आप पढ़ने से पहले क्या करोगे, पढ़ने के समय कैसे रहोगे, और पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं असेसमेंट। पूरा प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो अब बताओ, अभी आपका इवैल्यूएशन चल रहा है और असेसमेंट चल रहा है, कौन सा चल रहा है, कंटिन्यू कौन सा है, जल्दी जल्दी। अभी आपका इवैल्यूएशन चल रहा है या फिर आपका असेसमेंट चल रहा है, कौन सा चल रहा है, हो रहा है। ठीक है, अभी आपका असेसमेंट कंटिन्यू हो रहा है, वेरी गुड। बट मैं एक ना छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ। चलो, ये मेरा डायग्राम है। तो असेसमेंट यहाँ पे आता है जो अभी चल रहा है। बट हमारा गोल क्या है, गोल क्या है, कुछ अचीव करना लाइफ में, राइट। तो उसको जज करना है तो ओवरऑल देखना पड़ेगा, लास्ट जजमेंट, लास्ट जजमेंट। तो इस लास्ट जजमेंट के विद इन कौन आ जाएगा, असेसमेंट। तो लास्ट जजमेंट क्या है, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन ब्रॉडर, ये बड़ा है, ब्रॉडर सेंस में यूज होगा, ब्रॉडर है। और असेसमेंट आपका नैरोअर है, नैरो, छोटा है, संकीर्ण है। ठीक है, देखो क्या बोला, इट इज ए वाइडर एंड इंक्लूसिव कंसेप्ट, सबको जोड़ता है, सारे चीज़ों को जोड़ लेता है, इसलिए इसका इवैल्यूएशन असेसमेंट को भी अपने अंदर ले लेता है। इट इज यूजफुल और हेल्पफुल इन मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रेडिक्शंस एंड डायग्नोसिस। देखो आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आगे जाके आपका कैसा रिजल्ट होगा, या फिर हम कोई चीज़ को भी आपका मार्किंग देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। ये छोटा सा कंपैरिजन मैंने दे दिया, मेन पार्ट। अब और एक टॉपिक पे आते हैं जो कि इसी का ही एक पार्ट है, टेस्ट। टेस्ट, और उनमें 4 पॉइंट्स को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। और देखना, सीटेट, ओटेट, ओस्टेट तीनों में रहेगा, कंफर्म है। ओ यू आर भी, ओ यू आर भी। ठीक है, सो ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, यू फॉर यूजाबिलिटी, आर फॉर रिलायबिलिटी, भी फॉर वैलिडिटी। और ये भी आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, मतलब दोनों ईयर में यूज होगा। टेस्ट, टेस्ट से क्वेश्चन आता है आपके पेडागोजी, सारे पेडागोजी पेपर में क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट में क्या कैरेक्टर्स है, कितने टाइप का टेस्ट होता है, बहुत सारे। वैसे ही थर्ड सेमेस्टर बच्चे, आपका लर्निंग असेसमेंट पेपर में भी है, प्लस आपका पेडागोजी पेपर में किसी एक पेडागोजी में मेंशन था टेस्ट के बारे में। जस्ट लाइक आप अचीवमेंट टेस्ट भी कर रहे हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर रहे हो, तो टेस्ट वर्ड आया ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट क्या है ये आपको जानना पड़ेगा। देखो, एक टेस्ट का मतलब क्या है, टेस्ट इज ए स्मॉलर पॉइंट। ठीक है, बहुत ही छोटा है, स्मॉलर पॉइंट पे यूज होता है टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट बोला गया, तो स्मॉलर पॉइंट पे है, छोटा है, किसी को जस्टिफाई करने के लिए हम टेस्ट करते हैं, किसी का कितना नॉलेज है जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं, छोटे पॉइंट पे होता है।
सो एक गुड टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट मटेरियल क्या होता है और एक गुड टेस्ट किसको बोलते हैं वो देखते हैं. ये गुड टेस्ट शुड एनेबल अस टू द अचीवमेंट और एबिलिटी एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली. देखो, हम अगर किसी भी पर्सन का अचीवमेंट टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कितना वो अचीव किया है अपने लाइफ में, वो कितना आगे बढ़ चुका है, क्या उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है कि नहीं, और कितना वो एक्यूरेट आंसर देता है एग्जाम में, और कितना उसे फलप्रद होता है, मतलब उससे क्षमता मिलता है या उसके पूरे होते हैं आर्थिक रूप से भी कुछ भी चीज़ें, तो उसको टेस्ट बोला जाता है. बोलते हो ना भगवान हमारे टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट क्या आप पूरे लाइफ लेंगे? हाँ, पूरे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर टेस्ट लिया जाता है. तो जैसे हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम टेस्ट से बड़ा होता है. पहले आता है टेस्ट, उसके बाद होता है एग्ज़ाम, ठीक है. और एग्ज़ाम के बाद आता है आपका नॉर्मली मेजरमेंट, मापन. हम मार्किंग करते हैं, मेजरमेंट आएगा. मेजरमेंट के बाद आता है असेसमेंट. सीक्वेंस याद रखो. असेसमेंट, स्पेलिंग भूल जाओ बट सीक्वेंस याद रखो. असेसमेंट, फिर लास्ट वन होता है आपका असेसमेंट के बाद इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन, ठीक है. स्टार्ट कहाँ से किया? टेस्ट, टेस्ट के बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद असेसमेंट, असेसमेंट के बाद इवैल्यूएशन, ठीक है. तो एक टेस्ट मटेरियल कितना वैल्यू होता है आप समझ लो कि बहुत छोटा सा चीज़ है बट बहुत वैल्यूएबल है. एक्यूरेट आंसर दे रहे हो कि नहीं, आपका क्षमता कितना है, छोटे छोटे चीज़ों को अगर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट. जैसे कि ओरल टेस्ट बोलते हैं ना, 5 मिनट का, 10 मिनट का, छोटा पॉइंट के लिए यूज हो रहा है, टेस्ट बोलोगे. सो हेयर वी टेक ए गुड टेस्ट. अगर मुझे एक अच्छा टेस्ट लेना है तो उसमें 4 पॉइंट्स होने चाहिए: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. ये 4 चीज़ें होनी चाहिए. तो वैलिडिटी क्या है, इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन है. वैलिडिटी क्या है? ये टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड. समझो, एक एक लाइन में बताऊंगी. एक टेस्ट को हम वैलिड बोलेंगे, क्या है? एक परीक्षण को हम वैध कहा जाएगा, मतलब वैल्यूएबल है, वैलिड है और उसका एविडेंस भी है. इफ इट मेजर्स व्हाट इज सपोज टू मेजर. अगर ये देख सकता है कि क्या इसको मापना है, मुझे आपका ज्ञान मापना है, तो उस ज्ञान को कितना परिपुष्ट है और कितना उसमें ज्ञान है, नॉलेज है, उसको चेक करने के लिए अगर मैं वैलिड क्वेश्चन के साथ आपके ज्ञान को माप लेता हूँ, उसको बोला जाता है वैलिडिटी. मतलब जिस काम के लिए टेस्ट बनाया गया उस काम को अगर वो पूरा कर लेता है तब बोला जाता है कि ये टेस्ट वैलिड है. जैसे बोलते हैं आपने रिचार्ज किया अपने फ़ोन में तो वर्ड आया होगा, देखोगे कि इतना दिनों तक ये वैलिड है, वैलिड टिल 2 दिसंबर, वैलिड टिल 10 दिसंबर. तो अप टू 12 PM और AM कुछ ऐसा मेंशन हुआ, तो वैलिड है. मतलब वो जो आपने रिचार्ज किया छोटा सा, वो रिचार्ज इतने दिनों के लिए ही है, उसके बाद कोई एक दिन भी काम नहीं करेगा. तो हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो कितना टाइम तक वैलिड है वो टेस्ट करने से ही पता चलेगा. अगर वो टेस्ट उसका वैलिडिटी को चेक कर सकता है, उसको उस दिनों के मतलब उन दिनों के अंदर कितना प्रूव करना है वो दिखा सकता है, तो दैट मीन्स एक टेस्ट वैलिड है. ठीक है. रिलायबल है. एक टेस्ट इज रिलायबल इफ इट गिव्स consistent रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट ओकेजन. देखो, अभी मैंने बोला क्या, बच्चे डिफरेंट एरियाज से आ रहे, ठीक है, डिफरेंट एरियाज से आ रहे, ठीक है. छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों ने भी डिफरेंट एरियाज से आए हो, ठीक है. बट मैंने ना एक टेस्ट मटेरियल बनाया, कुछ क्वेश्चंस लिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट मटेरियल बनाया और पहले दिन ही आपको मैंने एग्ज़ाम कर लिया, ठीक है, कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है उस चीज़ का. मैंने ये चीज़ क्लास में नहीं पढ़ाया, ना ही मैं पढ़ाऊँगी, बट ये चीज़ का मैंने टेस्ट ले लिया, ठीक है. तो आपने ना आउट ऑफ 20 16 मार्क्स रखा, 16 रखा, ठीक है. मैंने उसी क्वेश्चन पेपर को, टेस्ट मटेरियल को सेकंड टाइम कुछ महीनों के बाद फिर से टेस्ट किया. आपने फिर से 16 और 17 रखा आउट ऑफ 20. फिर 2-3 महीनों के बाद नए बच्चे आए, फिर से मैंने उसी टेस्ट मटेरियल को लेकर उनको भी टेस्ट किया. तो बच्चे 18 से 20, 16 से 20 ऐसे रखना शुरू कर दिया. तो नियर अबाउट अगर मार्किंग सबका सेम रह रहा है और एक बच्चा हमेशा उस टेस्ट मटेरियल को यूज़ करे और मार्किंग उसका सेम आए, तो दैट मीन्स वो रिलायबल बोला जाता है. मतलब
जितने बार आप यूज करोगे जो भी सिचुएशन में, वही कंसिस्टेंसी के साथ, वही फिक्स्ड रिजल्ट के साथ वो यूज होगा, उतना ही वो रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे कि सोच लो और एक छोटा सा एग्जांपल, आप आज खाना बना रहे हो, ठीक है, अब आज खाना बनाए, जैसा स्वाद था, आप 20 साल के बाद फिर से खाना बनाए, वैसा ही आपके हाथों में स्वाद रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है, स्कोर्स बच्चे बार बार सेम रख रहे हैं, तो दैट मीन्स वो रिलायबल है। पहले वाला बोला गया कि जो चीज़ हम एग्जामिन कर रहे हैं, अगर वो एग्जामिन हो जाता है पूरा, वैलिड है। नेक्स्ट में बोला गया हमने एग्जाम ले लिया और बच्चों का रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है, इंटरवल में लेते हुए भी, उसको रिलायबल बोलते हैं। ठीक है, people should score similar scores if the test is repeated, if the test is repeated, जितने बार भी वो टेस्ट होगा वही सेम मार्क्स सेम स्कोर रखेंगे। its administration may be after some gap of time and the condition is that people do not receive any further training or related test content। देखो, मैंने टेस्ट ले लिया, उस टेस्ट के रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट मटेरियल कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ दिनों के बाद फिर से मैं आपको टेस्ट लूंगी, तो इसको रिलायबिलिटी बोला जाता है अगर आप सेम रिजल्ट्स फिर से देंगे तो। ठीक है, यूजाबिलिटी में आ जाओ। यूजाबिलिटी क्या है? यूजाबिलिटी रेफर्स टू प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्रैक्टिकली आप उसको यूज कर सकते हैं, उसका कुछ वैल्यू है। एज बोला गया ना, EASE, मतलब उसको उसमें कुछ एनर्जी है, कुछ उसमें इकोनॉमिक पॉइंट में भी यूज होता है, कुछ उसमें आसानी चीज़ें भी हैं, मतलब आसानी से हो जाता है, ऐसा है। तो जब हम एक प्रैक्टिकलिटी, यूज़ेबिलिटी को प्रैक्टिकलिटी भी बोल सकते हो, जब हम यूज़ेबिलिटी को यूज़ करते हैं, मतलब मीन्स ए टेस्ट शुड बी इजी टू कंस्ट्रक्ट। टेस्ट मटेरियल कैसा होना चाहिए जो सबके यूज़ में आए, इजी बनाने में हो, इजी उसको हैंडल करने में हो, इजी मार्किंग करने में हो, इजी समझाने में हो, ट्रांसलेट करने में हो, और इकोनॉमिक इन टर्म ऑफ मनी एंड टाइम। देखो, सिर्फ पैसे में नहीं, टाइम एंड मतलब मनी दोनों में ही वो इक्वली यूजफुल रहे हमेशा, मतलब सबका बेनिफिट्स होना चाहिए, इसको बोलते हैं यूजेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब उसके उद्देश्य। देखो, व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर ऑन ए टेस्ट इज बेस्ड ओनली ऑन द स्टूडेंट्स आंसर, जब आप किसी चीज़ का आंसर्स दे रहे हो एंड आपका स्कोर मिल गया, आपका स्कोर किसके ऊपर आधारित है? आपने जितना क्वेश्चन दिया था, जो आंसर लिखा था, उसी के ऊपर है। हम यहाँ पे कोई भी पर्सनल बायसेस नहीं रखेंगे, या टीचर का मन पसंदीदा पर्सन है तो वो उसको मार्क्स ज़्यादा दे दो, ये भी नहीं है। स्कोरिंग अगर आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही दिया जाए, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन और बढ़े, जिससे आपका सीखने का कैपेसिटी और बढ़े और सीखने के लिए आप इच्छुक हो जाए। क्या हम क्लियर हैं? देखोगे कितना और भी है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, CCE है। ठीक है, CCE में टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, होम टास्क, चेक लिस्ट, क्वेश्चनेयर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, बहुत कुछ है। और पता है, थर्ड सेमेस्टर बच्चे, आपका लर्निंग असेसमेंट में ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और असेसमेंट। मोटिवेशन पहले पढ़ चुके हो तो और नहीं पढ़ाऊंगी, कंप्लीट है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ा चुकी हूँ, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। रोल ऑफ मोटिवेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, मास्लोस का कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, NCF 2005 भी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं इसको पढ़ाऊंगी और एक बार, जिसको अगर भूल गए हो या कुछ हुआ है तो आज नहीं। RT भी पढ़ चुके हो, शॉर्टकट फिर से बता दूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए हैं मैंने। और NP 2020 बहुत अच्छे से फिर से वीडियो दिया है, वो भी ऐड कर दूंगी इस वीडियो के साथ, उसको देख लेना। इसको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने अच्छे से और दिया है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे दिया है। कोठारी कमीशन पढ़ चुके हो, उसका रिव्यू बस इतना है। तो कल की क्लास में ये पूरा ओवर हो जाएगा, बट आज के क्लास में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ असेसमेंट कंप्लीट कर लो बस। ठीक है, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा, कल का क्लास भी रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल इम्पोर्टेंट चीज़ों को और एक बार देख लेना है और ख़त्म करना है। बीच बीच में ऐसा एक एक क्लास करेंगे, ठीक है। इस ग्रुप में सारे थर्ड सेमेस्टर बच्चे रहो अभी, ओस्टेट का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता। ठीक है, बीच बीच में जब आपके क्लासेस होंगे कंबाइंड पॉइंट पे, मैं बोल दूंगी, उसमें एक दिन, वीकली सब दिन नहीं, एक दिन, कोई एक दिन हम लोग जो जो चीज़ें छूट जाते हैं उसको पढ़ाने में ईजी रहता है। अदरवाइज ना, मतलब इसको एक बार पढ़ाओ, उसको एक बार पढ़ाओ, उस ग्रुप को, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टाइम नहीं मिलता।
चलो नेक्स्ट देख लो। टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखो, पहले समझना, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर से स्टार्ट हो रहा है, तो याद रखना असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, फॉर से याद रखोगे फॉर लर्निंग, रिमेंबर करने के लिए बोल रही हूँ। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब नीचे और एक आएगा देखो, अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ऑफ फॉर का देखो याद कैसे रखोगे, फॉर लिखा था, फॉर का ऑपोजिट करो ओ एफ, सो ओ एफ जब भी आता है, ऑफ जब भी आता है, तो याद रखना फॉर्मेटिव का ऑपोजिट क्या है, सबमेटिव, फॉर्मेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, सबमेटिव, फॉर का ऑपोजिट कर देना ऑफ आएगा, ऑफ मतलब फॉर्मेटिव, फॉर से फॉर्मेटिव होता है, तो फॉर्मेटिव का ऑपोजिट यहाँ पे भी होगा सबमेटिव, ठीक है। सबमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं, इसको बोलता है अधिगम का आकलन, वहां पे था अधिगम के लिए आकलन, ये था अधिगम का आकलन। फिर नेक्स्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, एज बोला गया, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। अब चलो आगे, चार चार पॉइंट्स दिया है, कंप्लीट कर लो फटाफट। फॉर्मेटिव क्या बोला था, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये तो लिख लियो। यहाँ पे बच्चों का हम क्या चेक करते हैं, लर्निंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट चेक करते हैं। कैसे करेंगे, बीच बीच में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, छोटा छोटा टेस्ट लेके। तो द गोल इज टू कलेक्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्या क्या हम कलेक्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन में, बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है, बच्चों का वीकनेस क्या है, बच्चों का नॉलेज ज्ञान कितना उनके पास है, कौशल क्या क्या सीखे हैं। अगर इतना कुछ जानना है तो छोटा छोटा एग्जाम लेना पड़ेगा, और ये विद इन दिस सेशन होता है, विद इन दिस सेशन होता है, और देन प्लान द नेक्स्ट लेसन। जब हम ये सब कुछ छोटा छोटा वे से टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन बनाते हैं, जैसे कि बच्चों का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवा सके। इट हेल्प्स टीचर, इट हेल्प्स टीचर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम फेसिंग एरियाज, बच्चों को कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, या एकेडमिक ग्रोथ में कौन से एरिया में वो प्रॉब्लम फेस करे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर एकेडमिक एरिया में बच्चों का कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा है, तो ये जानना है, तो फॉर्मेटिव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन में आ जाएगा, 4-5 इनमें से एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सबमेटिव असेसमेंट है। तो जैसे कि देखा गया, डिस्कशन, क्लास टेस्ट, होमवर्क, असाइनमेंट, डिबेट, ठीक है, प्रोजेक्ट, तो जो भी छोटा छोटा चीज़ है ना, ये सबको बोला जाता है आपका क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल्स है। सबमेटिव में आ जाओ, सबमेटिव में क्या बोला गया, सबमेटिव असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो इसको बोला जाता है सबमेटिव मतलब योगात्मक, योगात्मक। फॉर्मेटिव क्या था, रचनात्मक। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपके सारे डिटेल्ड को हम चेक करना चाहते हैं, तो फॉर्मेटिव करेंगे, विद इन दी क्लास होगा, विद इन दी सेशन होगा। अगर एट द एंड ऑफ दिस सेशन करना चाहते हो, जैसे कि आपके बड़े बड़े एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट, सेमिस्टर एग्जाम्स, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही टेस्ट हो सकेगा, वो चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे। तो अगर कोई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, पोर्शंस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसको सबमेटिव असेसमेंट बोला जाता है। और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही किया जाता है। अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ दिस सेशन ऐसा किया जा रहा है, पहले से टाइम टेबल गिवन होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सबमेटिव असेसमेंट। बट फॉर्मेटिव में क्या है, टाइम बाउंड बिल्कुल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और क्या नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन वो रहता है। और क्या नहीं होता है, एट द एंड नहीं होता है, इन बिटवीन दी क्लासेस हो जाते हैं, सेशंस हो जाते हैं। So it is also known as assessment of learning and is to evaluate students learning by comparing it against some standard level. और जब भी हमारा एग्जाम होता है, चेक करना एक बार रिजल्ट कार्ड को, वहाँ पे एक हाईएस्ट पर्सन का नंबर्स रहता है या मार्क्स रहता है, और उसके साथ कंपेयर करते हुए हमारे मार्क्स गिवन होते हैं। तो ये जो हाईएस्ट होता है, इसको स्टैंडर्ड मार्क्स बोले जाते हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड में जो मार्क्स दिए रहते हैं कि 100 मार्क का एग्जाम है, 80 मार्क्स का एग्जाम है, 30 मार्क्स का एग्जाम है, 50, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मार्क, जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया रहता है, या फिर जो भी सरकार ने सेट किया रहता है। जब हम बच्चों को एग्जाम करते हैं, तो एग्जाम करने के बाद उनके मार्क को इसी स्टैंडर्ड मार्क से कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे स्कूल में हुआ करता था, कॉलेज में हुआ करता है, या अब भी होगा। तो उसको कहते हैं हमारे क्या, उसको बोलते हैं समेटिव।
द मेन ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या क्या मिल सकते हैं, बच्चों को रैंक मिलता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, पोजीशन, ग्रेड मिलता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऐसा क्लासिफाई किया जाता है कौन से बच्चे अच्छे स्टूडेंट हैं, कौन से बच्चे बुरे हैं, कंपेयर किया जाता है बच्चों को कुछ टाइम इंटरवल में, पीरियडिकली बोला गया कि उनका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए 3 महीना के डिफरेंस में या 6 महीने के डिफरेंस में, एनुअल, हाफ ईयरली, ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे आज की क्लास का, असेसमेंट एज लर्निंग। अगर एज लर्निंग है तो अधिगम के रूप में आकलन बोला गया। So where the learners are asked to assess their performance when learners are asked to assess their performance, जब बच्चा खुद चाहता है कि उनके स्वयं के परफॉर्मेंस को वो चेक करे, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है वो मैं जान लूँ, मेरे स्ट्रैटेजीज क्या है वो मैं जान लूँ, मेरे अंदर कौन से टेक्निक्स को मैं यूज़ करूँ तो मेरा परफॉर्मेंस डेवलप होगा, इसको बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। अगर आप खुद को जज करते हो वो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। दिस प्रैक्टिस हेल्प लर्नर्स टू आइडेंटिफाई देयर नॉलेज गैप्स। इससे बच्चों को पता रहता है कि उनका नॉलेज कितना है और कितना उनको सीखना है। एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रैटेजी, मतलब वो यूज़ करना शुरू करते हैं अच्छे अच्छे लर्निंग स्ट्रैटेजी जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके और उनको न्यू लर्निंग सीखने को मिले। ठीक है, सीसीई नेक्स्ट, कल के क्लास में सीसीई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा और जितना बाकी है उतना करवाऊंगी, और भी थोड़ा एक्स्ट्रा और एक पीडीएफ है, एक्स्ट्रा और क्या, और भी बहुत सारे हैं, बट मुझसे जितना हो पाया मैं अभी कर दी, फिर बीच में करवाऊंगी और एक क्लास में और एक दो क्लास में ऐसा करवाते जाऊंगी बीच बीच में। सो इतना समझ आया